Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you must be doing good and taking care of yourself. तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लासेस अभी बंद चल रहे हैं और हम लोग सोचे कि पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए वीडियो क्लासेस ही एक उपाय हमें दिखे और तो वीडियो क्लासेस के थ्रू हम लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में आज केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, फिर बर्जेलियस का जो हाइपोथेसिस था उसके बारे में बात करेंगे और फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, एवोगैड्रो बच्चों क्या कहते हैं? एवोगैड्रो कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो देखो बच्चों क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके लॉ में कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वो कहते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules, ठीक है। तो ये जो लॉ था बच्चों, ये गैसेस के लिए था, है ना, और वो एक जनरल थ्योरी पुट कर रहे थे कि चाहे कोई सा भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, या फिर चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल लेंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल आएंगे। और वो कब इक्वल होंगे ना, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कर लो हम लोग एक कंटेनर में, ठीक है, सपोज कर लो एक कंटेनर है, ओके, इस कंटेनर में बच्चों सपोज कर लो हम लोग कितना ना 1 लीटर, ठीक है, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लिए, ओके, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर रखा गया कितना, टेम्परेचर और प्रेशर सपोज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, दैट इज एसटीपी, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, यानी कि एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर, ओके, प्रेशर इक्वल टू 1 atm, ओके। तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस हम लोग लिए हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, और इसमें सपोज कर लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, दिख रहा है ये? चलिए, दिख रहा है। अब वो कह रहा है कि दूसरा एक कंटेनर लो, ठीक है, दूसरा एक कंटेनर लो, ओके, और उसमें भी सपोज कर लो 1 लीटर ही गैस लेंगे, लेकिन सपोज कर लो दूसरा कोई गैस लेते हैं, जैसे सपोज कर लो क्लोरीन गैस लिए, ठीक है, Cl2 गैस, और इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ही मेंटेन किया गया है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ Hg, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, 1 लीटर ये भी लिए हैं, 1 लीटर क्लोरीन लिए हैं, तो वॉल्यूम तो इक्वल हो गया। तो वो कहते हैं कि अगर वॉल्यूम इक्वल होगा, टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे कोई सा भी गैस ले लो, है ना, XYZ कुछ भी गैस हो, सपोज हम क्या करते हैं ना, और एक कंटेनर लिए, ठीक है, और एक कंटेनर लिए, सपोज कर लो उसमें हम 1 लीटर एनी गैस अगर रखेंगे, कोई सा भी गैस रखेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो भी मेंटेन करोगे सबके लिए बराबर करना है, ऐसा नहीं कि सबका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही होना चाहिए। सपोज कर लो यहाँ पे टेम्परेचर तुम 30 रखे हो तो यहाँ पे भी 30 रखो, यहाँ पर भी 30 रखो, यहाँ 0 रखे हो तो यहाँ पर भी 0 रखो, यहाँ पर भी 0 रखो। 0 रखोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाएगा, और प्रेशर अगर 760 रखोगे तो स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लो इसमें भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किए हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n, ठीक है, दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, ये इक्वल वॉल्यूम है।
केप्ट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर भी सबका सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, वो ये बोलते थे, है ना। समझ में आ रहा है एवोगैड्रो क्या बोलते थे, दैट इज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये उनका लॉ था बच्चों, है ना। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता था, इससे पहले बर्जेलियस का हाइपोथेसिस आया था बच्चों एवोगैड्रो से पहले, ठीक है। वो एटम्स के हिसाब से बोलते थे, है ना, वो बोलते थे अंडर सिमिलर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ओके। तो इस तरीके से वो बोलते थे। हम लोग ये चीज मिटा दो, आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है, लिख लो। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स के हिसाब से एवोगैड्रो बोलते थे। बर्जेलियस क्या बोलते थे, देखो बर्जेलियस बोलते थे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बट केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त ये चीज क्या होता था, सही नहीं हो पाता था। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे कि H2 प्लस जैसे कि हाइड्रोजन, अब हम सिंबल लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर, ठीक है, gives rise to water. And experimentally it was found that if we will take 2 volume of hydrogen, it will combine with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of what, water, okay, that is H2O, okay. अब बर्जेलियस कहते थे equal volume of all gases contain equal number of atoms. So let me substitute, if I will take 1 volume as 1 atom, okay, then see what will be the problem. That if I will say that means I can write it as 2 atoms plus 1 atom gives rise to 2 atoms, okay. वो बोलते थे equal volume contains equal number of atoms, okay. अब उस हिसाब से अगर इसका हम सिंप्लीफाई करके 1 atom लेंगे, that means 1 atom of hydrogen combines with half atom of what, oxygen to form that is 1 atom of H2O, 1 atom of H2O, that is water, ठीक है, 1 atom formation होगा, ठीक है। Now we know that, चलो हाइड्रोजन का 1 atom तो ले भी आएंगे, सपोज वाटर का एटम के टर्म्स में तो फिर लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, बिकॉज वाटर तो कोई एलिमेंट्री मतलब सब्सटेंस नहीं है, वाटर इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पर एटम लिखना ही गलत हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होगा हाफ एटम, बिकॉज डाल्टन इससे पहले क्या बोल चुके थे, डाल्टन बोल चुके थे कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो बर्जेलियस का जो ये थ्योरी था इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, ये हमें किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन तक लेकर के नहीं जाएगा, बल्कि हमारा पूरा कंसेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आप सोचो कि हम लोग वाटर को एटम्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो यहीं पर स्टेटमेंट गलत हो गया। इक्वल वॉल्यूम, बर्जेलियस बोले इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल एटम्स, कंटेन्स इक्वल एटम्स, ठीक है, कंटेन्स इक्वल एटम्स। ऑब्वियसली वो एलिमेंट्री गैसेस के लिए ही बोल रहे थे, तो यहाँ पर इनके बारे में नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज वाटर जो है वो एलिमेंट्री गैस नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, तो उनका जो लॉ है इनके लिए वैलिड नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में इसका आगे वाला स्टेप और नहीं लिखेंगे, चलो छोड़ो उसे नहीं लिखते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, if I will take that is 2 volume combines with 1 volume, now if I will substitute that let 1 volume is equal to 1 atom, ठीक है, तो 1 volume is equal to 1 atom, 2 volume is equal to 2 atom, further simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 atoms of hydrogen combining with 1 atom of hydrogen, oxygen, 2 atoms of hydrogen combining with 1 atom of oxygen. On further simplification I will get, I can say that 1 atom of hydrogen will combine with half atom of oxygen, and which is practically not feasible, तो बर्जेलियस के इस चीज को एवोगैड्रो ने करेक्ट किया, वो कहा कि एटम्स नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, है ना, एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिख दो तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हो सकता है ना, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हो सकता है। और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट के हिसाब से भी तुम लिख सकते हो, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स, ओके, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर वाटर सपोज वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ तो हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखो चीज थोड़ा आसान हो गया, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। If I will take 1 volume is equal to 1 molecule, if I will take 1 volume is equals to 1 molecule, then in place of 2 molecule I can write in place of, okay, it is already done. So 2 molecules combine with 1 molecule. So 1 molecule of hydrogen will combine with half molecule of oxygen, and molecule का half हो सकता है ना, molecule का half हो सकता है because molecule atom से बने होते हैं, है ना। तो this is possible, yes or no?
half molecule of a gas is possible, okay, but half atom of a gas, that is not practically possible. तो बर्जेलियस एटम्स के हिसाब से बोल रहे थे और एवोगैड्रो ने उसी चीज को मॉलिक्यूल्स के आधार पर बोला, मॉलिक्यूल्स के आकार में बोला, तो ये चीज क्लियर हो गया है ना. एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है. तो यहाँ बेसिकली हम लोग दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द एटोमिसिटी, ओके, एज वेल एज इट हेल्प्स अस इन means relating two quantities, that is vapor density and molecular mass or molar mass, okay. इन दोनों quantities के बीच में relation भी वो बताता है, ठीक है. तो और भी applications हैं बच्चों, बट यहाँ पर हमें जो आपका कोर्स है उसके हिसाब से हमें दो applications के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है. सबसे पहला जो application है that is determination of atomicity, determination of atomicity of elementary gases, of elementary gases, ठीक है. तो elementary gases का हम लोग एटोमिसिटी किस तरीके से निकालेंगे, by using Avogadro's law, है ना. by using Avogadro's law हम लोग elementary gases का एटोमिसिटी किस तरीके से निकालेंगे. देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि एटोमिसिटी होता क्या है. एटोमिसिटी होता है बच्चों the number of atoms present per molecule of an elementary gas, per molecule of an elementary gas, okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 2. एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 2, ओके. और उसी तरीके से सपोज कर लो ओजोन, दैट इज O3, ठीक है. इसमें एक मॉलिक्यूल ओजोन में कितने एटम्स हैं, 3, तो एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3. एटोमिसिटी इज 3, ओके. तो एटोमिसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंटरी गैस, ठीक है. एक एलिमेंटरी गैस के पर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एटोमिसिटी. तो यहाँ देखो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू एटोमिसिटी निकालना सीखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को निकालना है एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है. तो इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ओके. एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस हम लोगों को निकालना है, ठीक है. तो उससे रिलेटेड एक रिएक्शन देखते हैं. हम लोगों को ऑक्सीजन गैस का एटोमिसिटी निकालना है, ऑक्सीजन गैस का एटोमिसिटी, ठीक है. ऑक्सीजन गैस का एटोमिसिटी, ओके. तो कैसे निकालेंगे देखो पहले तो ऑक्सीजन से रिलेटेड हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे, ठीक है. हम लोग जानते हैं बच्चों जब हाइड्रोजन, अभी हम लोग पहले ही देख चुके थे वो रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन होता है वाटर, है ना. सपोज कर लो यहाँ पर सारे गैसियस स्टेट में है तो वाटर वेपर के फॉर्म में फॉर्म होगा. सपोज कर लो हम लोग बोले वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो वेपर के आकार में, ठीक है. अच्छा, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is required, or 2 volume of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of water vapor, okay. एक अगर सपोज कर लो हम लोग एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से बात करेंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सपोज हम बोलेंगे 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सपोज कर लो 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. जैसे वहां पर हम लोग देखे थे बच्चों 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ एनी गैस विल कंटेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 1 लीटर की जगह हम बोल रहे हैं सपोज कर लो 1 वॉल्यूम, ओके. 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, 2 वॉल्यूम में होंगे 2n मॉलिक्यूल्स, है ना. और 1 वॉल्यूम में कितना हो गया, 1 वॉल्यूम का तो हम लोग assumption लिए दैट इज n मॉलिक्यूल्स एंड दे विल प्रोड्यूस व्हाट, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, दैट इज 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. देखो 2n is to n is to n, तो इसे हम लोग n को पूरा कैंसिल कर देते हैं. दैट मीन्स 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water, 2 molecules of water, okay. Further
दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, देखो यहां से देखो 2n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं n मॉलिक्यूल्स के साथ और फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर कितना 2n मॉलिक्यूल्स। अब हम पूरे इक्वेशन को n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, n कट जाएगा हर जगह से और कंबाइन करेगा 1 मॉलिक्यूल के साथ और प्रोड्यूस होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अच्छा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा, है ना, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो 1 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो यहां से यहां आते वक्त हम फिर 2 से डिवाइड कर दिए, पूरा सिंप्लीफाई कर दिए इक्वेशन को। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूल तक लेकर के आए। ठीक है, तो ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। देखो फिर से बता रहे हैं, हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन होता है बच्चों वाटर वेपर। हम लोग एक्सपेरिमेंटली ये देखे थे कि जब हम लोग हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम लेते हैं तो ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है और वाटर जो वेपर प्रोड्यूस होता है वो 2 वॉल्यूम में होता है। यानी कि अगर ये 20 लोग हैं 20 ml तो 10 ml ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा और जो वाटर वेपर बनेगा वो 20 ml बनेगा। कहने का मतलब यही है। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हम लोग बोले कि 1 वॉल्यूम को सपोज मान लेते हैं, 1 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स, तो सारे गैस के लिए वही होगा। तो 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स, तो 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके डबल होंगे। उसी तरीके से वाटर वेपर 2 वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ यानी कि 2n मॉलिक्यूल्स उसमें भी होंगे। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते हम लोग यहां तक पहुंचे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। ओके, अच्छा अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है बच्चों ना, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो एक चीज जान लो कि जैसे आप ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी निकालने वाले हो तो दूसरे का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सब अननोन होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, है कि नहीं, सारे अननोन नहीं होने चाहिए। ये 2 रिएक्टेंट्स में से किसी एक का पता होगा तो दूसरे का हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिसिटी है वो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, दैट इज हाइड्रोजन इज डाईएटॉमिक, हाइड्रोजन इज डाईएटॉमिक। ठीक है, डाईएटॉमिक मींस एटॉमिसिटी इज 2। ओके, अच्छा हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज 1 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U दैट इज यूनिफाइड मास। ओके, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे इसमें 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 AMU, है ना। अच्छा, जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ बच्चों उसका मास कितना है ना, एक्सपेरिमेंटली उसे भी फाइंड आउट किया गया और वो कितना पाया गया ना 18 AMU। ठीक है, अब देखो जो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 AMU है और हमें पहले से ये पता था कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 AMU, और हम लोग 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास हम लोगों को पता है कितना है 18 AMU, तो बचा कौन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मास 18 है, इधर एक रिएक्टेंट का 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, सपोज ये x है तो 2 AMU प्लस x AMU इज इक्वल्स टू 18 AMU, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो 18 माइनस 2 दैट इज 16 AMU। ओके, बट 16 AMU इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हम लोग को पता है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU, तो 16 AMU दैट इज हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम है, दैट मींस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे 2 एटम्स होंगे, हेंस द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, एटॉमिसिटी इज 2। ठीक है, हेंस द एटॉमिसिटी इज 2। तो यहां पे समझ में आ रहा है, अब सारे अननोन क्वांटिटीज होंगे तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, वाटर वेपर का पता होना चाहिए मास, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, अब एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, एक से ज्यादा अननोन हो जाएंगे तो फिर निकालेंगे कैसे हम लोग, है ना। ओके, तो यहाँ पर स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ओके, अच्छा अब आते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ में दूसरा एप्लीकेशन, इसे आप लोग लिख चुके होंगे होपफुली। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। ओके, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, उसे मोलर मास भी, मॉलिक्यूलर मास ओके भी कहते हैं और मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है, तो मोलर मास
एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है, एंड वेपर डेंसिटी। ओके, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वेपर डेंसिटी क्या होता है ना। जो बच्चे पहली बार वेपर डेंसिटी का टर्म सुने होंगे वो लोग यही सोच रहे होंगे कि सर ये वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो पहले वेपर डेंसिटी का हम लोग बता देते हैं, वेपर डेंसिटी क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों, वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन देखो। वेपर डेंसिटी क्या है ना, इट इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ mass of certain volume of a gas to the mass of equal volume of hydrogen, to the mass of equal volume of hydrogen, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी कौन से दो चीजों के बीच का रेशियो है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जैसे सपोज कर लो हम लोगों को वेपर डेंसिटी निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सपोज कर लो हम लोग ले लिए मास ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि हाइड्रोजन भी 1 लीटर लेना है, मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन। ओके, तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। समझ में आ गया, वेपर डेंसिटी किसका किसका रेशियो है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, सर्टेन वॉल्यूम, ओके, 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम यहाँ पर लिए हो इस गैस का उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन लेना है, उसके मास से तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वेपर डेंसिटी निकल सकता है। तो यहाँ हम लोग रिलेशन निकालेंगे, इस डेफिनेशन को पहले लिख लो, उसके बाद यहाँ पर देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी दैट इज V डॉट D इज इक्वल्स टू, सपोज हम बोलते हैं मास ऑफ V मिलीलीटर ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ, सेम वॉल्यूम लेंगे तो V मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, V मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, सेम वॉल्यूम लेंगे। ओके, अच्छा, अब वॉल्यूम सेम है, ठीक है, मास ऑफ V मिलीलीटर ऑफ गैस, कोई सा भी गैस हो सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई सा भी गैस हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना, कोई सा भी गैस हो सकता है। तो मास ऑफ V मिलीलीटर ऑफ ए गैस, ठीक है, कोई गैस है उसका V मिलीलीटर हम लोग लिए, उसका मास जितना है उसे ऊपर लिखे, डिवाइडेड बाई V मिलीलीटर हाइड्रोजन का मास जितना है उसे नीचे लिखेंगे, उसे नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखो वॉल्यूम दोनों का सेम है बच्चों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, है ना। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तो हम इसे ऐसे लिख दें, दैट इज मास ऑफ, सपोज V मिलीलीटर गैस में n मॉलिक्यूल्स थे, तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, अब फिर से देखो वॉल्यूम दोनों का सेम था और एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है ना, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम अगर इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, इसमें n मॉलिक्यूल्स होगा तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये जो इक्वेशन है उसे n से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये वेपर डेंसिटी का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू दिस मच। ओके, अच्छा, किसी भी गैस के 1 मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर मास, है ना। अच्छा, किसी भी गैस के जो मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। ओके, तो इसे देखो ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ओके, दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो बस उसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए। अच्छा,
अगर आप लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़े होगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करने का तरीका ये भी होता था, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ, यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको पता भी नहीं था तो अभी याद कर लो कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसे आगे चलकर हमें पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स, ठीक है। तो ये 2 को बच्चों हम अलग से लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ 1 एटम लिख देते हैं और यहाँ पर इंटू 1/2 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 1/2 कर देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 था, है ना, इस 2 को यहाँ पर हम 1 किए तो यहाँ पर इंटू 1/2 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है बच्चों, ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, है ना, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसी को तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो ये 2 को इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वेपर डेंसिटी के साथ, दैट मींस हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज relative molecular mass is equals to 2 into vapor density, relative molecular mass is equals to 2 into vapor density, और simply हम लोग बोल सकते हैं that is molar mass, relative molecular mass को क्या बोल सकते हैं, molar mass is equals to 2 into vapor density, ठीक है। ये 2 को हम इधर ले आए तो वेपर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और इसकी जगह क्या लिख दिया, मोलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है बच्चों, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का कार्बन के टर्म्स में भी डेफिनेशन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का ऑक्सीजन के टर्म्स में भी डेफिनेशन है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोजन के टर्म्स में भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन वाला फॉर्मेट में आ रहा था, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन के हिसाब से कंसीडर कर लिए, ठीक है। दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1/2। वो 2 कहां से आया वो आपको पता है, वन मॉलिक्यूल की जगह 2 एटम था, 2 को हम बाहर ले गए तो यहाँ 1 बचा, ठीक है, उस 2 को फिर लाकर इधर मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस इज द रिलेशन व्हिच आई गॉट, ओके, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी और मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी, ओके। सो दिस वाज Avogadro's law, and these were the 2 applications of Avogadro's law, okay. In the next class we will discuss some thing more, that is about relative molecular mass, relative atomic mass, and after that mole concept we will start, ठीक है। तो बच्चों देखते रहो, वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।